नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के सीरीज में हम लोग मुगल डायनेस्टी स्टार्ट किए हैं और मुगल डायनेस्टी में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाबर से हर मतलब रिलेटेड हर चीज जो है हम लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप जिस भी क्लास से होंगे, है ना, या फिर आप कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट होंगे, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और मेरे पढ़ाने के बाद आप जरूर एमसीक्यू जाके सॉल्व कीजिएगा। आपको ये समझ में तभी आएगा कि ये मतलब जो है कितना फायदेमंद है ये लेक्चर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि जानते हैं मेरे भाई कि आज जो हम लोग बाबर का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो बाबर का हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आपको हमने बता दिया कि आपको कि हम लोग बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बाबर के बारे में यानी आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मुगल डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? मुगल डायनेस्टी के बारे में। तो अब मुगल डायनेस्टी के बारे में यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप पहले तो ये समझिए कि मुगल डायनेस्टी के बारे में कैसे क्या पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए, यदि आप देखेंगे इस सारे चीज को कि आप जाएंगे कि मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, तो आप जानते हैं 1526 से लेकर, मैं थोड़ा कलर को चेंज कर ले रहा हूं, यदि कलर चेंज हो पाए तो, है ना, मैं आपको कलर चेंज कर ले रहा हूं, है ना, ब्लू ले लेते हैं। हाँ, अब देखिएगा कि मुगल टाइम पीरियड जो है ये 1526 से लेकर 1857 तक चलता है, 1857 तक। अच्छा, यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर ये चीज देखिए यहाँ पर कि आप मुगल डायनेस्टी में यदि आप देखेंगे तो मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले जो आए हैं वो आए हैं बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना, ये याद रखिएगा। ये तो मुगल पीरियड आप जहां तक जानते हैं कि ये चीज है। लेकिन आप लेटर मुगल पीरियड में भी आएंगे तो आप यहाँ पर भी कुछ आपको छोटे छोटे रूलर्स देखने को मिलेंगे, जैसे बहादुर शाह, जहादर शाह, फरुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड है, शाह आलम सेकंड है, अकबर सेकंड है, बहादुर शाह जफर है। ये सारे चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, स्लाइड जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर रख दिया गया है। आप ये भी चीज याद रखिएगा, स्लाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख दिया गया है ना। तो आप ये चीज भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हमने आपको बता दिया कि ये टाइम पीरियड है जो हम लोग मुगल टाइम पीरियड को थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन इसका एक ट्रिक क्या है? ठीक है, ट्रिक क्या है? तो इसका एक ट्रिक है बहु अजसा। यहाँ एक ट्रिक है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि बहु अज सा। ठीक है, सा। देखिएगा, बौ से क्या हो जाएगा? बाबर। ठीक है, बौ से क्या हो जाएगा? बाबर। हु से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये बहुत अच्छे से याद रखेगा कि हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मुगल टाइम पीरियड का है जो कि हम आपको ट्रिक बता दिए, और लास्ट मुगल एम्परर माना जाता है औरंगजेब को। क्लियर है? और यहाँ पर छोटे छोटे भी रूलर्स कुछ है, उसको भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर जो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ये चीज आप ध्यान से समझिए कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर ये तुर्की वाला, यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर हुआ करते थे, तुर्की वाला एरिया। और ये जो आप ईरान वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर सफाफी डायनेस्टी हुआ करते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया दे रहे हैं, यहाँ पर उज्बेक लोग का जो है, यहाँ पर उज्बेक लोगों का यहाँ पर क्या था? उज्बेक लोगों का यहाँ पर कैप्चर था। मतलब उज्बेक जो है रूलर्स, मतलब यहाँ पर एम्परर थे, वो यहाँ पर कैप्चर किए हुए थे। और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर मुगल एम्परर, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले। तो पहले तो आप ये टाइमलाइन समझ लीजिए कि पहले कहाँ पर क्या चीज है, नहीं है, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज आपको सबसे पहले आपको जानकारी हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यदि आपको बताएं कि ये जो मुगल टाइम पीरियड है, इसका कुछ सामान्य आपको परिचय भी हम आपको करवा देते हैं कि सामान्य परिचय क्या है। ये चीज थोड़ा सा देखिएगा कि यदि हम बात करें इनके ओरिजिन का, उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप देखिए कि ये लोग क्या है, जो मुगल लोग होते थे ना, वो लोग, है ना, तुर्किस होते थे, तुर्किस, है ना, तुर्किस के होते थे। और ये तुर्की में भी जो है ना, वहां पर एक बहुत सारे मतलब होते हैं ना कि तुर्की में भी ये चगताई तुर्क होते थे। तो ये चगताई तुर्क के थे, और फरगना और उज्बेकिस्तान वाला एरिया हुआ करता था। हम अभी मैप में भी दिखाएंगे बहुत अच्छे से ये। अच्छा, जानते हैं कि मुसलमान धर्म में दो तरह के लोग मतलब मुसलमान होते हैं, एक सिया वाले और एक सुन्नी वाले। तो ये लोग जो मुगल थे ना, मुगल जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे। कौन थे? सुन्नी मुसलमान।
और मंगोल जो मुगल है ना, मुगल मुगल शब्द कहां से आया है, ये मंगोल वर्ड से ही आया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये लोग तैमूर लंग और चंगेज खां के वंशज भी हुआ करते थे, है ना। ये चंगेज खां कौन है, आपको ये सब तैमूर लंग कौन है, ये सारी चीज की जानकारी आपको दिया जाएगा। अच्छा, ये किसके समकालीन थे उस समय, मतलब तो हमने बताया आपको कि ऑटोमन जो कि तुर्की और सीरिया में वाले एरिया में थे, सफावी वंश जो कि ईरान और सिरिया में थे, हमें ना। तो ये याद रखिएगा, हमने आपको अभी मैप में दिखाया था कि ईरान में कौन चल रहा था, सफावी वंश, है ना। तो ये बेसिकली इसके टाइम पीरियड के है। और उज्बेक जो था, ट्रांस ऑक्सियान जो है, यहाँ पर बेसिकली ये लोग रहता करते, ठीक है। और यहीं पर जो है उज्बेक जो है, ये फरगना रियासत में बाबर का जन्म होता है, फरगना रियासत में, ठीक है। फरगना कहाँ है, ये हम आपको अभी अब दिखाएंगे आपको कि फरगना रियासत कहाँ है। तो उज्बेक जो था वहां पर ये चीज है ना। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये चीज याद रखेगा कि इसमें भारत में आगमन होता है इसका 1519 में होता है, और 1526 में मुगल साम्राज्य का पातशाही बादशाह बन जाते हैं। बाकी यही चीज यहाँ पर लिखा भी है इसी को इंग्लिश में कि ओरिजिन यदि देखा जाए तो डायनेस्टी कहां पर है इसका, चगताई तुर्क बेसिकली ये फरगना वाला रीजन में रहते थे। तो यहाँ तक में बहुत अच्छे से हमने बता दिया आपको कि कोई दिक्कत नहीं है ये चीज भी। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और भी बात जानकारी देना चाहते हैं कि देखिएगा यहाँ पर कि यदि वंश बता दिए हम लोग कि ये तुर्किस थे, बेसिकली ये तुर्क किस थे, लेकिन तुर्किस में भी ये चगताई तुर्क के बेसिकली थे, और चंगेज खां के मतलब नाम पर रखा गया था। मातृभाषा क्या था इन लोगों का, मातृभाषा चगताई तुर्की मैंने आपको बता दिया, और राजभाषा इन लोग अपना फारसी रखे थे। मुगल डायनेस्टी के यदि संस्थापक की बात करें, है ना, कि एस्टैब्लिश्ड कौन किए थे, ये तो बाबर किए थे, आप जानते हैं। लेकिन वास्तविक रियल फाउंडेशन जो है ना, ये अकबर को माना जाता है, ये याद रखिएगा, रियल फाउंडेशन अकबर को माना जाता है। आपसे एक बात सवाल आपसे और भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मुगल डायनेस्टी में सर्वाधिक समय तक शासन कौन किया था, ये भी अकबर किए थे। याद रखिएगा, अकबर कितने टाइम तक किए थे सर, 49 ईयर्स, लगभग 49 वर्ष 8 माह 11 दिन, 49 वर्ष है 8 माह 11 दिन। और औरंगजेब की यदि बात करें तो ये 48 वर्ष 7 माह 11 दिन, ये सर्वाधिक समय तक किए थे अकबर और औरंगजेब, याद रखिएगा। लेकिन सबसे कम टाइम पीरियड का भी यदि पूछा जाए तो सबसे कम टाइम जो किए थे वो किए थे रफी उद्जात, ये 3 महीना 7 ही दिन किए थे, ठीक है। ये भी कभी कभी रफी उद्दौला, ये 3 माह 11 दिन किए थे, तो ये भी याद रखेगा, रफीद उद्दौला और रफीद उद्जात, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली, और सबसे ज्यादा अकबर किए थे, ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर यहां तक। आपसे यदि हम ये पूछ लें कि आप ये बताइए कि मुगल डायनेस्टी में जो जहांगीर और शाहजहां है मेरे भाई, जहांगीर और शाहजहां ये जो ऐसे रूलर थे जिनकी मां जो है ना हिंदू हुआ करती थी, कौन, हिंदू, है ना। और लेटर मुगल पीरियड में यदि बात करें तो लेटर मुगल पीरियड में आप देखते हैं बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह और बहादुर शाह तृतीय, इनकी मां जो है वो हिंदू हुआ करती थी। क्लियर है यहाँ तक, ये बहुत अच्छे से हम आपको बता दिए। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और ये चीज को देखते हैं, है ना। यही चीज को यहाँ पर लिखा गया है, बहुत अच्छे से देख लीजिए। यदि बात करें हम डायनेस्टी की तो ये चगताई तुर्क के हुआ करते थे, है ना। और ये चीज बता दिए, मदर टंग जो उन लोगों का क्या था, तो चगताई तुर्किश थी, ऑफिशियल लैंग्वेज उन लोग का पर्शियन माना जाता था, ठीक है। फाउंडेशन बाबर ही है, ट्रू फाउंडेशन अकबर को माना जाता है। और लॉन्गेस्ट रीजन देखा जाए तो सबसे ज्यादा अकबर किए थे, और उसके बाद औरंगजेब 49 ईयर्स लगभग अकबर का है। और शॉर्टेस्ट रीजन दिया है तो रफीदुद जात, ये सब सारे चीज हम आपको बता दिए हैं, है ना। इसी चीज को यहाँ पर रूलर बॉन्ड मतलब कौन कौन थे, जहांगीर और शाहजहां का मतलब जो है माँ वो हिंदू हुआ करती थी लेटर मुगल पीरियड, है ना। बाकी आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये हेल्पफुल है कि नहीं है, ये चीज जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जैसा कि बता रहे थे, ये आप मैप देखिए बहुत अच्छे से, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैप को हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, देखिए ध्यान से, है ना। आप देखिए यहाँ पर ये जो फरगना वाला एरिया है यहाँ पर, है ना, ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये फरगना वाला एरिया है ना। तो ये फरगना में ही यहाँ पर जन्म हुआ था किसका, है ना, बाबर का जन्म हुआ था, ठीक। अच्छा, ये समरकंद वाला एरिया है, समरकंद बेसिकली जो बाबर हुआ करते थे वो समरकंद के तरफ जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भारत है, भारत से इधर आप ताजिकिस्तान वाला एरिया देख सकते हैं, है ना। तो फरगना वाला एरिया में यहाँ पर बेसिकली जो है बाबर का जन्म होता है। और ये समरकंद वाला एरिया है, समरकंद जो है आपका यही तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये वाला जो एरिया है आपका सेंट्रल एशिया में, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, उज्बेकिस्तान, ये सब जो आप पूरा देख रहे हैं, तो यहीं पर बेसिकली क्या है, समरकंद में, समरकंद की तरफ बेसिकली ये अपना जो है ये मूव करना चाह रहा था, क्लियर है, समरकंद की तरफ कि अपना हमारा शासक रूलर जो है मतलब हम अपना पैर यहाँ पर फैलाना चाह रहे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको दिक्कत हो जाता है ना। हम अभी आपको जिक्र करेंगे, और उसके बाद फिर जो है ये यहाँ तक इंडिया की तरफ मूव करता है यहाँ पर, है ना। तो ये इंडिया की तरफ कैसे मूव करता है, इसको कौन इनवाइट करता है, ये वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि बाबर के बारे में बहुत अच्छे से देखिए। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक के हम लोग
4 साल का यहाँ पर बहुत अच्छे से जिक्र करेंगे कि क्या है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले तो इसकी सामान्य परिचय के बारे में आप जानिए कि सामान्य परिचय क्या है इनका, है ना। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये पहला जो अटैक करते हैं वो 1519 में करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1519 में ये अटैक करते हैं पहला। कहां पर करते हैं? बाजोरा, बाजोरा नाम की जगह है ना, नॉर्थ में। और यहाँ पर यूसुफ जाई जाति के खिलाफ करते हैं, यूसुफ जाई जाति के खिलाफ ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं बाजोर नाम की जगह पर। और याद रखिएगा कि यही जो पहला अटैक था ना, यहाँ पर जो है बाबर जो है पहली बार भारत में क्या करते हैं? बारूद और तोप और बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पहली बार जब 1519 में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1526 में पहला युद्ध होता है, पानीपत का फर्स्ट वॉर होता है ना। और इसमें ये जो वॉर होता है ये इब्राहिम लोदी जो है के खिलाफ होता है। और इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के रूलर हुआ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अच्छा, और फिर 1526 के बाद कंटिन्यू 27 में जो है एक वॉर होता है, खानवा का वॉर, है ना। राणा सांगा, राणा सांगा कौन है भैया? ये बहुत अच्छे और पावरफुल रूलर है, मेवाड़ में उस समय रूल कर रहे होते हैं। और उसके बाद यदि देखें तो 20 जनवरी 1528 में चंदेरी का यूज होता है मेदिनी राय के खिलाफ, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, तो मेदिनी राय के खिलाफ में ये यूज होता है। और फिर 1529 में घाघरा में, है ना, महमूद लोदी जो अफगान के थे इनसे युद्ध होता है। और 1530 में ये डेथ कर जाते हैं। तो आप देखिए कंटिन्यू 26, 27, 28, 29 और 30 में डेथ हो जाते हैं, है ना। तो इसका एक ट्रिक है, पान खो घर चल, है ना। पान, पान से क्या हो जाएगा? पानीपत। खो से क्या हो जाएगा? खानवा। और घर, घर से क्या हो जाएगा? पान खो चल से क्या हो जाएगा? चंदेरी। और घर से क्या हो जाएगा? घाघरा, ठीक है। और 30 में तो मर ही जाते हैं। क्लियर है। तो 27, 28, 29, है ना, कंटिन्यू 26, 27, 28, 29, ठीक है। 26 में आप बताइए, 26 में क्या हो जाएगा? पानीपत का फर्स्ट वॉर। 26 के बाद 27 में खानवा का वॉर, है ना, चंदेरी का वॉर और घाघरा का वॉर। किसके किसके बीच में हुआ ये सारा चीज हम बता दिए, है ना। 26 में किसके, इब्राहिम, यहाँ पर जो है इब्राहिम लोदी, है ना, खानवा का राणा सांगा। उसके बाद फिर चंदेरी में जो होता है मेदिनी राय के खिलाफ। और लास्ट में जो होता है यहाँ पर महमूद लोदी, है ना, जो कि लास्ट वॉर होता है घाघरा। सारे वॉर के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम आपको बहुत अच्छे से देंगे। यहाँ पर इस चीज को आप जो है आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर है पानीपत का ये कैसे है, क्या चीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इंग्लिश में भी दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग थोड़ा सा तो पहले ये जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, बाबर का कैसे क्या हुआ था। यदि बात करें मेरे भाई कि जन्म का, तो 14 फरवरी, है ना, वैलेंटाइन डे के दिवस, वैलेंटाइन डे जिस दिन होता है उसी दिन 14 फरवरी 1483 को फरगना, उज्बेकिस्तान वाला एरिया था। उज्बेकिस्तान हम आपको बता दिए कि फरगना एक रियासत होते थे, वहां पर उज्बेक रूलर्स हुआ करते थे, जो कि हम पहले ही वीडियो में आपको बता दिए कि फरगना उज्बेकिस्तान पर यहाँ पर क्या होता है, इनका जन्म होता है। अच्छा, इनके बात करें यदि फादर का, तो उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा कौन थे? ये फरगना के रूलर्स थे बेसिकली। और तैमूर लंग का ये 5वां वंश माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबर जो है ना, दो उस समय जो क्रूर शासक हुआ करते थे, तैमूर लंग और चंगेज खां, है ना, इनका इनमें रगों में खून दौड़ रहा था। तो पिता की तरफ से यदि बात करें तो पिता तैमूर लंग का 5वां वंश माना जाता था, 5th जनरेशन माना जाता था। किसका? तैमूर लंग का। और ये जो है ना, ये याद रखिएगा कि माता जो है, इनका माता का नाम था कुतलुग निगार खान, ठीक है। कुतलुग निगार खानम जो है ये चंगेज खां के 14वीं वंशज थे, ठीक है। ये चंगेज खां का, ये देख लीजिए, चंगेज खां। और फादर के तमस से तैमूर लंग। तो क्लियर है, इसीलिए बाबर के रगों में जो खून दौड़ रहा था वो तैमूर लंग का भी दौड़ रहा था और चंगेज खां का भी दौड़ रहा था। तैमूर लंग कौन है भाई? तो तैमूर लंग जो है पिता के मतलब वंशज के तरफ से हैं। और यदि बात करें चंगेज खां जो है ना, चंगेज खां ये अपनी माता के तरफ से भी है। क्लियर है। और बाबर स्वयं को तैमूरिया कहलाना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि यदि बात करें चंगेज खां का ना, तो चंगेज खां बहुत ही लूटपाट मचाया है, बहुत ज्यादा, कभी कभी मतलब उसका इतिहास बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा है। तो बाबर खुद को जो है चंगेज खां का वंशज कहलाना पसंद नहीं करता है, वो जो है तैमूरिया कहलाना पसंद करता है, तैमूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा, हालांकि दोनों जो है बहुत ही क्रूर शासक हुआ करते थे, ये याद रखिएगा, है ना। अब बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना का रूलर बनते हैं। फरगना, क्योंकि आप जानते हैं कि पिताजी का इसका रियासत था, तो यहाँ पर फरगना का रूलर बनते हैं मात्र 11 वर्ष की आयु में, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का क्या होता है, डेथ हो जाता है। और डेथ होने के बाद जो है अपनी, उस समय उसकी राजधानी जो हुआ करती थी अंदीजान हुआ करती थी, ये याद रखिएगा, अंदीजान हुआ करती थी। क्लियर है यहाँ तक? और उस समय चूंकि इनका उम्र जो है बहुत ज्यादा कम हो गया था, तो उस समय ये कैपेबल नहीं था कि हम पूरे राजपाट को बहुत ज्यादा संभाल पाए। तो इनकी जो नानी हुआ करती थी ना, इनकी सहायक जो है नानी एहसान दौलत बेगम, इनके संरक्षण में ये क्या करते हैं, पूरे काम काज को क्या करते हैं, संभालते हैं।
बहुत अच्छे से क्लियर है यहाँ तक। तो बहुत अच्छे से हम आपको ये बता दिए कि उस समय क्या है, फरगना का ये रूलर बनते हैं, पिताजी की उम्र जो है थोड़ा सा डेथ हो जाता है, 11 वर्ष की अवस्था में मात्र ये गद्दी संभालते हैं, ठीक है। और चूंकि उस समय हमने आपको बताया कि उस समय इनका जो है मतलब उम्र बहुत ज्यादा कच्चा रहता है, बहुत ज्यादा इनको जानकारी नहीं रहती है, तो सहायक के तौर पे नानी एहसान दौलत बेगम जो है इनके संरक्षण में ये बेसिकली काम ऑन करते हैं। क्लियर है यहां तक में बहुत अच्छे से, है ना। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए। यहां तक में बताइए भाई मेरे भाई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बता रहा है बताएगा, बहुत अच्छे से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप किसी भी कंपटीशन लाइन से तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जब फरगना और काबुल का जब शासक बन रहे थे तो उस समय देखिए होता क्या है कि समरकंद के लिए वो बेसिकली युद्ध भी जो करते हैं, तो कारण क्या था, तैमूर लंग की राजधानी, और युद्ध क्या था, तो उस समय एक युद्ध होता है वहां पर समरकंद में ही, वहां पर एक युद्ध होता है सरे पुल का। बाबर जो है मतलब एक दो युद्ध भी करते हैं, है ना, युद्ध करते हैं सरे पुल का, ठीक है। 1501 ईस्वी में जो है सर ए पुल का युद्ध होता है, और एक युद्ध होता है अर्चियान का, ठीक है, 1503 ईस्वी में, है ना। ये याद रखिएगा ये दोनों युद्ध होता है कहां पर, उज्बैक। उस समय मैंने बताया कि उज्बैक जो है वहां पर उज्बैक कुछ रूलर्स हुआ करते थे, और सैवानी खान जो है ना, सैवानी खान के खिलाफ बाबर का पहला युद्ध होता है। ये चीज समझिए उसी टाइम पीरियड में, कहां पर, ये समरकंद आपको एरिया में मैंने बताया था आपको कि समरकंद को जो है कैप्चर करने के लिए, है ना, समरकंद पे कैप्चर करने के लिए दोनों आदमी युद्ध करते हैं। कौन, एक तो पहली बार बाबर, और दूसरा कौन मेरे भाई, दूसरा उज्बैक जो रूलर हुआ करते थे उस समय, सैवानी खान, ठीक है। लेकिन बाबर का इसमें हार हो जाता है। तो आपसे कभी बहुत बार पूछेगा कि उस समय जो है ये जो कौन सा युद्ध हुआ था सैबानी खान के विरुद्ध अकबर मतलब बाबर के साथ में, तो आप बोलेंगे सरे पुल जो कि 1501 और अर्चियान, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पर कि ये जो है इसमें सैबानी खान जो है जीत जाता है, सैबानी खान क्या होता है इसमें जीत जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और 1504 ईस्वी में आप यहाँ पर देखिए कि बाबर द्वारा काबुल पर अधिकार कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि दार की, जबकि मिर्जा की उपाधि का त्याग कर दिया। तो आप देखिए इनका नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, आप देख रहे हैं फादर का टाइटल। तो ये क्या करते हैं, जो मिर्जा वाला टाइटल है, मिर्जा वाले टाइटल को हटा देते हैं, है ना, और मिर्जा वाला टाइटल को हटाकर ये बादशाह कहलाना पसंद करता है, बादशाह, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक। तो ये चीज हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि उसके बाद क्या होता है कि, और इसके बाद एक और युद्ध होता है गजद वान का युद्ध, है ना। उज़्बेकों ने इसे फिर हरा देता है, और उसके बाद बाबर ने पूरा ध्यान कहां पर लगा दिया था, भारत पे लगा दिया था कि भैया ये देखो ये सब वॉर से बाबर तंग आ चुका था। बाबर बार बार हार का सामना कर रहा था। सरे पुल का युद्ध हुआ, अर्चियान का युद्ध हुआ, और गजदवान का भी युद्ध होता है। देखिए 1501, 3 और 4, और इन तीनों युद्ध में जो है आप देख पा रहे हैं कि तीनों युद्ध में क्या होता है, वो हार जाते हैं। कौन, बाबर, ठीक है। तो अब बाबर के पास में कोई ऑप्शन रहता नहीं है किधर मूव करने के लिए। लेकिन ये याद रखेगा कि हमने आपको बताया कि ये याद रखेगा कि इस वॉर में जो है ना, इस वॉर में पहली बार बाबर जो सीख मिलता है यहाँ पर सरे पुल और अर्चियान में, है ना, ये तुगलमा जो वॉर का प्रोसेस है, तुगलमा युद्ध का प्रोसेस, वो ये सीख जाता है यहाँ पर, तुगलमा, है ना, तुगलमा। ये तुगलमा मतलब वॉर मतलब क्या है, ये चीज हम आपको पहले बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम ये चीज भी आपको बताते हैं, ये इंग्लिश में है स्लाइड, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना, कि क्या कैसे है सरे पुल का युद्ध होता है और अर्चियान का युद्ध होता है। देखिए तुगलमा युद्ध का प्रोसेस हम आपको पहले समझा देते हैं कि ये क्या है। देखिए इसमें जो सेना होता है ना, सोल्जर होता है, इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक पार्ट तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक पार्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर एक पार्ट्स यहाँ सेना होता है। तो आप यहाँ से लड़ रहे होते हैं, यहाँ पर सेना आ रहा था, और ये पीछे से आपको क्या करेगा, ये सब घेर लेगा, है ना। तो ये वॉर जो है पहला, इसी को बोलते हैं तुगलमा वॉर पॉलिसी। ये चीज आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पर कैसे है ये चीज आपको बता दिए बहुत अच्छा से कि फर्स्ट बैटल जो पानीपत का हुआ था, इसमें बाबर जो है यहीं से ये चीज तुगलमा जो युद्ध नीति है वो यहाँ पर सीख के आता है, और पानीपत जो पहली लड़ाई होती है वहां पर ये प्रयोग करता है, ये वाला। और गोला और बारूद का भी यहीं से इस्तेमाल सीख के आने के बाद ये करता है। तो क्लियर है, हर फेल्यूर के बाद भी एक चीज आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत पर आक्रमण जो है, ये भारत पर पहला आक्रमण हमने आपको पहले ही बता दिया, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि 1519 ईस्वी में ये पहला अटैक करते हैं। कहां पर, बाजौर में। बाजौर में किसके खिलाफ करते हैं, यूसुफ जाई, उस समय जाति जो है वहां होते हैं, वहां पर करते हैं। तो बाबर का पहला अटैक आपसे पूछा जाए कब है, तो 1519 में। कहां पर किया है, तो बाजौर और भेरा वाले, है ना, एरिया में किया है। कहां पर, बाजौर, है ना, और भेरा वाले मतलब जो है
एरिया में करता है, और उस समय ये भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। याद कीजिएगा, भारत का जो मतलब इंडिया जो है, इंडिया का जो एंट्री पॉइंट था वो माना जाता था बाजौर और भेरा वाले एरिया को। ठीक है, अच्छा, कारण कारण क्या था बताइए सर, क्यों अटैक किया था, ये चीज बताइए, अटैक क्यों किया था, इसके पीछे रीजन क्या था? कि धन प्राप्ति करना। क्या करना? धन प्राप्ति करना, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय बाबर के पास में कुछ भी नहीं बचा था, हर जगह से वो हार गया था। ठीक है, एक तो अल्प आयु में वो क्या करता है, गद्दी को संभालता है ना, पैसे की कमी हो गई थी, तो ये याद रखेगा, है ना। तो ये चीज बता दी आपको, और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था, और समरकंद अभियान की, है ना, असफलता के कारण भी समरकंद में उसे हाथ नहीं लगा था। मैंने बताया कि आपको क्या, कि वहां पर जो रूलर्स हुआ करते थे, है ना, सैवानी खान के द्वारा उनको हार का सामना करना पड़ता है, जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि भैया हमें क्या है, जो है अब एक ठिकाना चाहिए ही होता है। और बाबर के अनुसार भारत पर उसका पैतृक अधिकार भी माना जा रहा था। क्यों माना जाता है? क्योंकि बाबर को ऐसा लगता था कि हमारे जो मतलब जो तैमूरलंग थे ना, हमारे जो पिता के वंशज थे, वो बार बार यहाँ आते थे, अटैक करते थे, तो उनके अनुसार से बाबर को लगता था कि नहीं, ये हमारा पैतृक अधिकार है, क्योंकि हमारे पिताजी के वंशज आते रहते थे, तो हमारा भी अधिकार है। समझ रहे बात? तो उनको ऐसा लगता था। और याद रखिएगा कि उस समय जब मतलब जो है ये जिस समय बाबर अटैक करते हैं ना, जिस समय बाबर अटैक करते हैं, उसमें भारत की यदि बात करें हम, तो भारत की क्या स्थिति थी सर? भारत का स्थिति क्या था? भारत में कौन रूलर कहां पर था? ये चीज आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर, देखिए उस समय 5 जो है मुस्लिम राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्य कैसे थे? देखिए बंगाल, उस समय बंगाल जब भारत में अटैक हो रहा है, भारत का, है ना, सॉरी बाबर का अटैक जब भारत में हो रहा है, तो उस समय बंगाल में जो है नुसरत खां थे, दिल्ली में इब्राहिम लोदी था, है ना, और इसी के खिलाफ ये वॉर होगा, और बंगाल में नुसरत खां थे। ये सब मुस्लिम ही है। और मालवा में यदि देखा जाए तो महमूद खिलजी सेकंड, है ना। और गुजरात में क्या थे? मुजफ्फर टू और बहादुर शाह। और बहमनी में जो थे, ये क्या थे? कलीमुल्ला साहब। लेकिन जब बाबर अटैक कर रहा था, उस समय 2 हिंदू राज्य भी हुआ करते थे। आप यदि आप इंडिया में यहाँ पर देखेंगे, तो ये वाला जो पूरा राज है ना, थोड़ा सा आप यदि ये वाला थोड़ा सा रीजन देखेंगे, तो ये वाला जो बहमनी वाला राज है, तो यहाँ पर मेवाड़ भी था, जहां पर राणा सांगा जो है, राणा सांगा रूल कर रहे थे। और विजयनगर में कृष्णदेव राय जो है यहाँ पर रूल कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत ही अच्छे से हम बता दिए कि बंगाल में नुसरत खान, दिल्ली में इब्राहिम लोदी, मालवा में महमूद खान थे, है ना। ये एक टाइम लाइन पीरियड है जो आप समझ सकते हैं बेसिकली, कि जिस समय भारत में अटैक हो रहा है ना, जिस समय भारत में अटैक हो रहा है, उस समय का टाइम पीरियड क्या माना जा रहा है, कैसे माना जा रहा है, कौन रूलर है ना। तो बाबर जब एंट्री कर रहा है तो कहां पर कर रहा है? तो 1900 बताए 1519 में करता है, यूसुफ जाति के खिलाफ में, बाजौर और भेरा वाला एरिया में। क्लियर है यहाँ तक? और हमने आपको ये सब चीज भी बता दिया कि ये क्यों अटैक करना चाह रहे, क्योंकि धन प्राप्ति चाहिए ही चाहिए था। बात समझ रहे? धन चाहिए, इस्लाम का प्रसार करना चाह रहे थे, समरकंद से एकदम हाथ ही नहीं लगा रहा था, समरकंद में हार का सामना करना पड़ रहा था, है ना। तो ये सब चीज कुछ रीजन था कि उनको चाहिए था कि नहीं, हमको चाहिए ही चाहिए। अब इसी चीज को आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट इन्वेजन का क्या था, तो बाजौर और भेरा वाला एरिया में क्या था, और है ना। तो ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल्थ जो है इनको पाना था, ये सब सारा चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उस समय 2 हिंदू स्टेट्स भी हुआ करते थे, मेवाड़ में राणा सांगा और विजयनगर। तो क्लियर यहाँ तक? बहुत अच्छे से हम आपको समझा दिए। आप यदि उस टाइम में टाइम पीरियड देखेंगे, थर्ड टाइम लाइन देखेंगे, तो टाइम लाइन में आप यहाँ पर ये सभी देख सकते हैं कि भारत में उस समय क्या 1526 में क्या स्थिति थी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विजयनगर वाला एरिया, यदि आप विजयनगर वाला एरिया देख पा रहे होंगे, तो ये आप देखिए उस समय विजयनगर वाला एरिया में ये वाला, ठीक है, और ये वाला। अब इधर देखिए मालवा है ना, ये मालवा है, अहमदनगर है ना, और इस तरह भारत में कैसे फैल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? बहुत अच्छे से। और कुछ तो इसमें कुछ रखा नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि पानीपत का जो फर्स्ट वॉर हुआ था 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देख रहे हैं कि पानीपत का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। अच्छा, उस समय जो मतलब बाबर जब अटैक करते हैं तो इनको इनवाइट कौन करता है? मतलब बाबर को तो पता नहीं था कि भारत में एक रूलर बैठा हुआ है इब्राहिम लोदी, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा वीक रूलर है, कमजोर शासक है। बात समझ रहे? तो बाबर को कोई ना कोई तो इनवाइट करेगा ना। तो भैया बाबर को इनवाइट कौन करने वाला है? तो ये चीज हम आपको बताते हैं कि बाबर को जो इनवाइट करने वाला है वो लाहौर के एक सूबेदार थे, है ना, लाहौर के सूबेदार दौलत खान लोधी। तो आप बेसिकली ये पूछेगा कि 2 आदमी इनवाइट करता है, एक तो था दौलत खान लोधी, है ना, दौलत खान लोधी, और एक इब्राहिम लोधी के ही चाचा हुआ करते थे, आलम खां लोधी। ये इनवाइट करते हैं बाबर की कि आओ और अटैक करो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अटैक करो, ध्यान से समझिएगा।
अच्छा, ये लोग क्यों इनवाइट करते हैं? देखिए, दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठा हुआ है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का ही चाचा है कौन? आलम खां लोदी। और कौन है ना? दौलत खां लोदी। देखिएगा, समझिएगा। अब चाचा चाहता है कि दिल्ली की गद्दी पे हम बैठे, लेकिन बैठा कौन है? उसका भतीजा है ना, इब्राहिम लोदी। तो ये दोनों क्या सोच रहा था कि बाबर इनवाइट करते हैं अटैक करने के लिए, इब्राहिम लोदी को मारेगा, पैसा लूटपाट मचाएगा और पैसा लेके चले जाएगा। क्योंकि उसके जो पूर्वज हुआ करते थे ना, है ना, पूर्वज जो चंगेज खां हुआ करते थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि चंगेज खां के अलावा फिर और भी जो तैमूर लंग हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे कि अपना पैसा लेते थे, धन दौलत लूटते थे और लूट के चले जाते थे। तो इन लोगों को भी यही लगा कि बेसिकली ये धन दौलत लूटेंगे और धन दौलत लूट के फिर चले जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, बात समझ रहे? ऐसा होता नहीं है ना। तो ये इनवाइट करते हैं और बाबर ने दिलावर खां को इसीलिए खान खाना की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो ये याद रखे, उनके पुत्र हुआ करते थे, है ना। अब दिल्ली के सल्तनत में लोधी वंश का शासक था, मैंने आपको बताया कि इब्राहिम लोधी थी, और इनकी हार भी हो जाती और इसी में मृत्यु हो जाती है। तो क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे से समझा दिए कि इब्राहिम लोधी है इस समय दिल्ली में बैठा हुआ, और इसी के ये चाचा थे। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझा दिया। और 1526 में बाबर ने पहली बार इसी युद्ध में जो है बारूद का तुगलमा प्रोसेस जो है और उस्मानी पद्धति का प्रयोग करते हैं, उस्मानी प्रोसेस। अच्छा, पानीपत ही क्यों चुना गया था उस समय? पानीपत का एरिया क्या है? देखिए, पानीपत जो है ये हरियाणा वाला एरिया पड़ता है, हरियाणा, और हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर है। अब ध्यान से इस चीज को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि देखिए कि दिल्ली का प्रवेश द्वार माना जाता है, दिल्ली का प्रवेश द्वार किसको माना जाता है? पानीपत। ये रणनीतिक तौर से देखा जाए तो दिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा करीब हुआ करता था, दिल्ली से बहुत करीब था कौन? पानीपत। तो रणनीतिक तौर से देखा जाए तो पानीपत के लिए वॉर बेस्ट था वहां पर, क्योंकि ये दिल्ली से बहुत सामने पड़ता है। ये एरिया कहां पर? पानीपत। दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर पर सामने सामने है, यदि आप ठीक ठाक से मैप देख रहे होंगे तो। और ये जो एरिया हुआ करता है ना, बहुत ज्यादा समतल मैदान था। समतल मतलब होता है फ्लैट लैंड, है ना। और यहाँ पर तोप खाने चलाना और घुड़सवारी के लिए एकदम ये सही माना जाता है, ये एरिया, है ना। पानीपत बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घुड़सवार के लिए एकदम बेस्ट होता है ना। और पानी की उपलब्धता जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी भी है, बात समझ रहे हैं। और यमुना नदी द्वारा जो है प्राकृतिक इसकी क्या की जाती थी? सुरक्षा भी की जाती थी। तो इसीलिए बेसिकली इसको चुना जाता है कहां पर? मतलब कि पानीपत को वॉर के लिए। क्लियर यहां तक? तो बहुत अच्छे से हमने आपको समझा भी दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसी चीज को आप देख सकते हैं कि वाई पानीपत हरियाणा यमुना रिवर। तो हमने बताया कि ये गेटवे माना जाता है दिल्ली के पास में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पास है दिल्ली का, फ्लैट प्लेन्स है, तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, घुड़सवारी के लिए, तोप खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, वाटर एबिलिटी है यहाँ पर यमुना रिवर। बहुत अच्छे से हमने आपको ये चीज भी बताया कि उस समय कौन इन्वाइट किए, और बाबर जो है दिलावर खान की टाइटल देता है खाना को, दिलावर खान को। ठीक है, तो ये कौन है? नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा खानवा का वॉर के बारे में देख लेते हैं कि खानवा का वॉर क्या है, नहीं है, बहुत अच्छे से देखते हैं। देखिए, यदि आप बात करें खानवा वॉर का, तो देखिए यहाँ पर खानवा का वॉर ये आगरा के 10 मील के दूर पे है ना। राणा सांगा के खिलाफ होता है ये जो वॉर होता है राणा सांगा के खिलाफ होता है। ठीक है, और राणा सांगा की हार भी हो जाती है, क्योंकि बाबर ये वॉर में जीत जाता है। बाबर द्वारा इस पहली वॉर में जिहाद का नारा दिया जाता है और तमगा कर की माफी दी जाती है। अब आप बोलेंगे कि जिहाद क्या होता है? बाबर की सेना कभी भी खानवा का वॉर लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाबर ने क्या किया? बहुत जोश भरे शब्दों में कहा कि नहीं, ये युद्ध नहीं, इसे धर्म युद्ध समझो यार, है ना, धर्म युद्ध समझो। और इसे जिहाद का नारा, जिहाद मतलब होता है बेसिकली कि गैर मुसलमानों से लड़ना, है ना, काफिरों से लड़ना, है ना। ये जो है एक नारा देते हैं तो इनके जोश बढ़ जाता है इनका सेना में। तो पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि जिहाद का नारा किस वॉर में दिया था? तो ये खानवा का वॉर में दिया था, और तमगा कर की माफी दे दी गई थी। ठीक है, और ये चीज भी बता दिया हम आपको। और बाबर द्वारा गाजी की उपाधि खुद हासिल कर दिया थी, गाजी का टाइटल ये खुद एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोलता है कि खानवा युद्ध से पहले काबुल के एक ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने बाबर को हराने की भविष्यवाणी की थी। बाबर ने खानवा युद्ध से पहले जिहाद का नारा दिया। मुसलमान पर लगने वाले तमगा कर क्या होता है ये तुम बता दिए कि आयात शुल्क या चुंगी को समाप्ति कर दिया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और मुसलमान ये तो बता दिए, सैनिक के सामने कभी भी शराब ना पीने का वादा किया एवं शराब के सभी बर्तन सैनिकों के सामने तोड़ दिए थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी और कुछ धारण नहीं है यहाँ पर। हाँ, झाला अजा ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का स्थान लेते हुए उनके छत्र धारण किए थे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये सब चीज हम आपको बता दिए बहुत अच्छे से कि ये जो है जिहाद का यहाँ पर नारा देते हैं और एबोलिश करते हैं तमगा टैक्स। तमगा टैक्स क्या होता है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तमगा टैक्स यहाँ पर क्या है? तमगा टैक्स यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, और ये और टोल जो मुस्लिम से लिया जा रहा था वो चीज हटा दिया गया था। क्लियर यहाँ तक? और कुछ दिक्कत नहीं है।
आइए अब चंदेरी का वॉर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंदेरी का वॉर क्या है? देखिए मैंने आपको बताया कि चंदेरी का वॉर जो होता है वो किसके खिलाफ होता है? ये मेदिनी राय के खिलाफ होता है, मेदिनी राय, है ना। ये क्या किया था? अब इनके खिलाफ क्यों वॉर हो रहा था? इनके खिलाफ वॉर इसलिए हो रहा था क्योंकि आप जानते हैं कि महाराणा सांगा का जो खानवा का वॉर हुआ था ना, उस समय ये खानवा का वॉर में इनको क्या करता है? हेल्प किया था। कौन? मेदिनी राय। और चूंकि मेदिनी राय खानवा के वॉर में ये हेल्प किया था, तो इसी की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण चंदेरी का वॉर हुआ था। और बाबर इस युद्ध में जो भी है ना, जिहाद का नारा देते हैं। और इस वॉर में पहली बार ये जो है इनका शौक क्या था कि राजपूतों के सिरों का मीनार ये देखना चाहते थे। और चंदेरी का मतलब बात समझ रहे हैं, चंदेरी के वॉर में राजपूत के एकदम मार काट करके वो देखना चाहते थे उनके सिर का मीनार, ठीक है। और इसी वॉर में पहली बार क्या होता है, ये चीज हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि रानी मणिमाला जो है ये 1600 राजपूत वीरांगनाओं के साथ में जौहर कर लेती है। जौहर क्या होता है? आप जानते हैं कि जौहर क्या होता है कि अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो लोग क्या करती हैं कि आग में कूद कर अपनी जान दे देती है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी इसी वॉर में जो है, याद रखेगा कि शेरशाह जो है बाबर की सेना में हुआ करता था। कौन? याद रखेगा, चंदेरी के वॉर में। चंदेरी के वॉर में शेरशाह जो है ना, शेरशाह सूरी वो बाबर के सेना में हुआ करता था। और जब यही वॉर में जब जश्न का माहौल चल रहा था, तो शेरशाह सूरी एक बार क्या कर रहे थे, तलवार में ऐसे मांस भोंक कर खा रहे थे। तो उसी समय बाबर और हुमायूं का एक वार्तालाप होता है, जिसमें बाबर कहता है कि बच के रहना ये जो है ये सेना से, ये जो सेना है ना, समझ रहे, ये जो ये इंसान है, इससे बच के रहना, इसकी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही है। तो ये वॉर का जो है मतलब जश्न मनाने के टाइम में ये बाबर बोलते हैं बेसिकली हुमायूं को, है ना। तो शेरशाह सूरी जो है ये बाबर की सेना की तरफ से लड़ रहे होते हैं चंदेरी का वॉर में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब भी सारी चीज जानकारी रखिए। और यही बात पता चल जाता है शेरशाह सूरी को, तो शेरशाह सूरी फिर भाग जाता है उसकी सेना से। तो रानी मणिमाला जो है जौहर कर लेती है। ये चीज भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज भी हम बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब लास्ट में चंदेरी का वॉर भी हो जाता है ना। और चंदेरी का वॉर किसके खिलाफ होता है? मैंने बता दिया आपको, मेदिनी राय के खिलाफ होता है। मालवा के ये किंग रहते हैं और ये चीज। अब लास्ट में एक घाघरा का वॉर होता है, घाघरा का वॉर। अब घाघरा का वॉर जो है ये अब बेसिकली देखिए किसके खिलाफ? अफगान शासक के खिलाफ होगा, है ना। बंगाल और बिहार में अफगान सेना थे। तो पानीपत के बाद अफगान सरदार जो पूर्वी भारत को अपना केंद्र बनाना चाहते, बाबर ने इनको समाप्त करना चाहता था। जो महमूद खान लोधी थे, है ना, महमूद खान लोधी के नेतृत्व में ये आगे बढ़ रहे थे। इसका सहयोग बंगाल के कौन कर रहे थे? बंगाल का नुसरत शाह कर रहा था। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, घाघरा का वॉर यदि आप बात करें मेरे भाई, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से जो क्वेश्चन आता है बार बार कि ये एम्फीबियन युद्ध था। ये एम्फीबियन वॉर क्या होता है? उभयचर युद्ध था। यानी ये पहला एक ऐसा वॉर था जो जल में भी लड़ा गया था और स्थल पे भी लड़ा गया था। तो जल और थल दोनों में ये लड़ा गया था, ये याद रखिएगा। इसका नेतृत्व करता जो लीडरशिप थे वो कौन कर रहे थे? मोहम्मद लोधी और नुसरत खां और शेरशाह सूरी, वही शेरशाह सूरी जो उसकी सेना से भाग के गया हुआ। तो ये याद रखिएगा। बंगाल का जो नुसरत शाह है वो नुसरत शाह भी कर रहे थे, याद रखिएगा। और महमूद खान लोधी ये अफगान जो है बेसिकली अफगान हुआ करते थे, ठीक है। और घाघरा व गंगा के संगम पर छपड़ा है, यहाँ पर यही चीजें होता, बाबर और अफगान सरदारों के बीच में होता है। और चंदेरी के युद्ध में जो है मतलब जीत जाते हैं हालांकि बाबर, लेकिन ये मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छा जीत का परिणाम नहीं होता है, क्योंकि उधर काबुल में बार बार अटैक हो रहा होता है। तो बाबर जो है उधर ही तरफ मूव कर जाता है, काबुल की तरफ। तो इसीलिए ये वॉर को विराम मतलब करना पड़ता है ना। तो ये चीज है, क्लियर है यहाँ तक। और युद्ध, ये चीज हम आपको बता दिए कि ये जो वॉर है ये भारत पर पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, इसीलिए इसे एम्फीबियन या उभयचर युद्ध बोला जाता है। बाबर के जीवन का ये अंतिम युद्ध माना जाता है, घाघरा का युद्ध, याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध जो है ये अंतिम वॉर माना जाता है। और युद्ध के उपरांत बाबर और नुसरत शाह के बीच में क्या होते हैं? एक अलायंस हो जाती है, संधि हो जाती है। ये चीज को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसको पहला एम्फीबियन बैटल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहला वॉर था जो बोथ लैंड एंड वाटर पे लड़ा गया था। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे से बता दिए। और ट्रीटी हो जाता है किसके बीच में? बाबर और नुसरत शाह के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? और जैसा कि जानते हैं कि बाबर की फिर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है 1530 में। क्लियर है? 1530 में डेथ हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। और इन्हें दफना दिया जाता है आराम बाग आगरा में ही। लेकिन चूंकि बाबर का शौक हुआ करता था कि हमें मेरा फेवरेट जगह पे दफनाया जाए, तो याद रखिएगा बाबर का कब्र जो है दो जगह है। पहले तो इसको उस समय का सिचुएशन, स्थिति परिस्थिति देखते हुए आराम बाग आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में जो है इसे बीबी का मुबारिका मतलब काबुल में जो है ना,
है ना, काबुल में दफना दिया गया था, याद रखिएगा। तो इसका जो मकबरा है ना, बाबर का, वो कहाँ है, काबुल में है, लेकिन शुरुआत में आगरा में दफनाया गया था। और मकबरे पर जहांगीर व शाहजहां द्वारा लेख भी लिखा गया है, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा क्या है ना, हुमायूं नामा जो एक बोल सकते हैं बायोग्राफी है, किसका, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा कौन लिखी है, गुलबदन बेगम। और हुमायूं नामा हुमायूं का ये बायोग्राफी है। और इसमें गुलबदन बेगम ये बताती है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ है ना, वो बाबर को जहर देती थी, धीरे धीरे वाले जहर। मतलब एक बार होता है कि एक ही बार में जहर दे दिया तो पूरा अटैक ही हो जाता है, पूरा मर ही जाता है। और एक जहर होता है, इसको धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा जहर मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत अच्छे से हम आपको ये वीडियो में पूरा बहुत अच्छे से जानकारी दे दी। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे क्या है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाबर की पूरी जानकारी हम आपको दे दिए। और बाबर का बायोग्राफी क्या है बताइएगा, तुजुके ए जहांगीरी किस भाषा में है वो भी आप बताइएगा। ये चीज हम आपको बता दिए। तो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे दी, कोई चीज टॉपिक बाबर के बारे में नहीं छोड़े हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरी चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।